So, hello everybody. Welcome to your very own channel, Edu Devta. So, guys, I want you all to welcome again, to join again with this team and family of Edu Devta. We are nearly about 40, so I want all of you to share with your friends and let's be family of 50 very soon. Okay, so now let's move on to the chapter which was requested, and the chapter is our environment. Today we are going to cover up with this chapter, that is our environment. तो आवर एनवायरनमेंट अच्छा चैप्टर है, बट इसमें मुझे बायोटिक वाले में रिक्वेस्ट आई थी करने की, तो कोई नहीं, हम बायोटिक कर लेंगे, उसके बाद अगर लगा तो ए बायोटिक भी कर लेंगे. We see a variety of plants and animals around us. They may be similar or different depending upon the geographical and climatic conditions. इसका मतलब है कि एनिमल्स जो है ना, वो अलग अलग टोपोग्राफी पे, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस पे, अलग अलग क्लाइमेट पे अलग होते हैं. सेम नहीं मिलेंगे. पहाड़ों पे अलग मिलेंगे और आपको चेन्नई की कोस्ट पे अलग मिलेंगे. लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. उन्हें कोरोना नहीं हो रखा, वो आइसोलेशन में नहीं रहते. दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे लिव. दे इंटरैक्ट मतलब अब प्लांट है, उसे वाटर भी चाहिए भाई. वो ट्रांसपिरेशन करेगा तो एयर में वाटर अपना वाटर वेपर्स के फॉर्म में छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, सनलाइट भी लेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें. तो वो ये सब है इसमें. एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग. ये अडेप्टेड का मतलब बेसिकली होता है एडाप्टेशन. एडाप्टेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर आपकी फ्यूचर क्लास में भी आएगा, मे बी इन 8th क्लास आई गेस. तो हम इसमें देखेंगे कैसे एनिमल्स ने अपने आप को या प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, आवर बॉडी इज नॉट अ प्योर omnivore, but we have somehow adapted to it. We find that there are two types of objects in our surroundings, plants and animals. इसे हम flora and fauna भी कहते हैं. लिख लो, इंग्लिश के आर्टिकल्स में आ सकता है ये. Including human beings from the living components. हम living components हैं जिन्हें हम biotic components भी बोलते हैं. Air, water, soil, light, temperature are non-living and are also called abiotic. Bio मतलब जान, living, तो biotic living, abiotic non-living. Both biotic and abiotic components taken together constitute our environment. Environment कब बनती है? जब both हम biotic plus abiotic को लेते हैं तो हमारे पास जो है environment बनता है. Now we are starting with the main topic, that is biotic environment for today. Living organisms, that is all plants and animals including humans, form the biotic environment. Now let us try to understand them one by one. Plants. We all know that plants, like other organisms, need food. All green plants have the coloring material called chlorophyll. The chlorophyll which is present in leaves absorbs energy from the sunlight. This energy is used to prepare food. For this, plants also use carbon dioxide from the atmosphere and water and minerals from the soils. ये देखो, ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये सॉइल से मिल रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से मिल रही है. सनलाइट कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से मिल रही है. दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मैंने जहां पे भी देखो, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, जो साथ साथ भी कर रहा हूँ, तो आप भी उन्हें अंडरलाइन करते चलो, साथ में उनका जो एक मीनिंग है, जो इनका रेफरेंस है, वो लिखते चलो. तो जी इस साइड, एज वी ऑल नो, दिस साइड we have what at this side? We have our raw materials, है ना? We have raw materials, and this side on the same we have the products. हमारे पास अगर इस तरफ फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल हैं, तो इस तरफ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स भी तो हैं भाई. ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स. रॉ मटेरियल्स कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ग्लूकोज और ऑक्सीजन. कई लोग इसे ग्लूकोज पढ़ते हैं, इट्स ग्लूकोज, जी के बाद यू नहीं. अच्छा, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये हम पहले भी पढ़ चुके 5th क्लास में, बट एक नई चीज जो पता लगी वो है ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वो फूड कौन सा होता है? ग्लूकोज. दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब फूड. यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट.
ये देखो, प्लांट्स प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ये मैंने इस स्लाइड में भी इंक्लूड कर रखा है। एनिमल्स या कंज्यूमर्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसका मतलब इट डजंट मीन कि आपने मैगी बना लिया, आपने चाय बना ली तो यू हैव मेड योर ओन फूड ऑन योर ओन, आपने तो मम्मी से नहीं बनवाया, बट इट बेसिकली मीन्स दैट कि जो हमारा फूड है, जैसे मैगी मैदे से बन रही है, मैदा गेहूं से बन रहा है, क्या हम वो गेहूं या मैदा अपने आप बना सकते हैं? नहीं, दैट थिंग वी नीड फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है, they have to depend on plants for their food, they are called consumers और heterotrophs। ट्रॉफ मतलब फूड एंड हेट्रो मतलब अदर, किसी और का खाना खाते हैं। काउ फीड ऑन ग्रास, तो ये जो ग्रास है ये उसका जो फूड है, ये बच्चा यहाँ पे जो ये फ्रूट्स खा रहा है, ये जो फ्रूट्स हैं ये सब प्लांट से डिराइव हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. ग्रास एंड फॉडर, एक्चुअली मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार उस रिकॉर्डिंग में मेरी वॉइस नहीं आ रही थी तो आई एम डूइंग इट ऑल अगेन। नहीं तो ये मैंने अच्छी से टेबल बनाई थी, आई ट्राई दैट डूइंग अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनिमल्स जैसे कैटल होती हैं, गोट होते हैं, ये डायरेक्टली प्लांट्स को खा जाते हैं, तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हुए जो नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। अब जो इन्हें ही खा जाएंगे, जो इन्हें ही खा जाएंगे वो नंबर 2 पे आए, तो ये अल्टीमेटली खा तो प्लांट्स को रहे हैं ना। इन्होंने इस प्रोड्यूसर या इस प्लांट पी को खाया, उससे इन्हें एनर्जी मिली, उससे इसे एनर्जी मिली, तो ये अल्टीमेटली क्या प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं है? अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो ना 1 रहेगा, और 1 नहीं रहेगा तो 2 भी नहीं रहेगा, तो दे आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और इन नंबर 2 को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये यहाँ पे पॉज करके इस पेज को रीड कर लेना। There are some animals which feed on both producers as well as the primary consumers. They are called omnivores. Animals like bears, pigs, etc. are omnivores. We human beings are also omnivores. तो आप, मैंने अडेप्टेशन में ह्यूमन बींग्स का बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके ऐसे 2-3 से मतलब 4-5 ऐसे और एनिमल्स के नाम बताओगे जो ओमनीवोर हैं। और लाइक तो आप कर ही दोगे, उससे बता ही दोगे कितने लोगों ने अच्छे से लेक्चर को देखा समझा। जो 6 क्लास के हैं वो कमेंट करके बता देना कि हमें यूजफुल रहा ये, जो आपकी डिमांड नहीं थी फिर भी आपको क्या यूजफुल रहा ये या नहीं रहा, तो ये आप मुझे बताओगे। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डीकम्पोजर्स, ये भाई हम नए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं शायद, है ना। देखो, ये वो मतलब ये वो एनिमल स्पीशीज है, एनिमल भी नहीं, ये वो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है जिन्हें आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, बट ये फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। अनएडेड आई या नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यही चीज इस पैराग्राफ में बताई गई है। सेकेंडली, ये डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ये डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। Decomposition is the process of breakdown of a complex substance into a simpler one। जैसे कि यहाँ पे आपका एक सब्सटेंस था, ये सपोज ये कोई चीज थी, अब इसको किसी ने सपोज लो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एम था, इसने इसके ऊपर एक्ट किया, तो इसने क्या किया, इस इतने बड़े से एक ब्लॉक के छोटे छोटे 4 ब्लॉक कर दिए। सपोज इस एक ब्लॉक पे फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म M1 ने काम किया, तो अब क्या हुआ, इस एक छोटे जो इस ब्लॉक का था, इसने इसके भी और छोटे छोटे 4 ब्लॉक कर दिए। एक एग्जाम्पल है। तो क्या ये इस इतने बड़े के इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए? क्या ये इस कॉम्प्लेक्स से इसमें कन्वर्ट हुआ? जी हुआ। इस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहते हैं। इससे हमारी खाद बनती है जिसे हम कॉम्पोस्ट कहते हैं। अब फर्स्ट वाला पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स।
अब नेचुरली जब ये डिकम्पोज करेंगे तो ऑलरेडी सड़ी और गली, डेड एंड डीकेइंग मतलब सड़ी और गली हुई चीजों को ही तो यूज करेंगे ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल। Decomposers break down the dead body into minerals. Break down into minerals. ये आप की पॉइंट्स जब बनाओगे ना अपने लेसन के, अब आप बड़े हो गए हो 6th क्लास में तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो आप इसमें लिख सकते हो डिकम्पोजर्स नंबर 1 feed on decaying organisms. Number 2 breakdown of minerals, है ना, breakdown of dead bodies into minerals कर लो चलो। थर्ड पॉइंट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, ये आऊंगे इस पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हेल्प इन डीकम्पोजिशन। फिफ्थ पॉइंट व्हाई आर दे कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको पता है क्योंकि हम नहीं देख सकते, ठीक है। ये 5 पॉइंट में इसका 5 मार्कर क्वेश्चन आ गया, चाहे 2+2+1, मतलब इसमें से 5 मार्क के मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं इस पेज से। अब ये जो आपको ये फंगस दिख रही है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दिख रही है, पर ये एक नहीं, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो इसमें अगर एक पार्टिकल होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? Okay, I hope this is clear. Then the next thing is minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants. This process is called recycling of minerals. अब देखो again ये recycling of minerals क्या है जी? अब एक चीज suppose एक प्लांट था, ये एक प्लांट था, ये प्लांट मर गया, इस प्लांट का RIP हो गया, मर गया ये प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट में सपोज एक ये स्टार और एक ये सर्कल मिनरल इसने सॉइल से लिया था, डीकम्पोजर ने क्या किया, इस डेड प्लांट से ये निकाल लिए मिनरल। अब ये मिनरल कहाँ निकालेगा, ऑब्वियसली सॉइल में निकालेगा ना, तो सॉइल को ये दोनों मिनरल्स वापसी मिल गए, ये दोनों मिनरल्स जो उसने प्लांट को दिए थे उसे वापसी मिल गई ना, तो इस प्लांट से क्या ये मिनरल सॉइल में दोबारा ट्रांसफर हुए, तो इस ट्रांसफर के प्रोसेस को रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल बोलते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, crows, vultures and kites consume dead bodies of animals. This process helps in keeping the environment clean. They are also called scavengers. जी scavengers की definition आ जाती है, इन पे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि if scavengers were not there, will the earth have so much space, will the earth have so much space to keep both dead and living organisms? तो ये कुछ चीजें क्वेश्चंस हैं, ये देखो इस डू यू नो के पॉइंट में भी सेम चीज है। करनाल के आसपास वहां पे बाईपास और वो कुछ भी है, तो जो वो मतलब डेड एंड डिकेइंग का जो कुछ भी है वो सब उसमें, वहां पे आपको बहुत सारे गिद्ध, चील, हॉक, क्रोज सब कुछ मिलेंगे, है ना। उनके ऊपर मतलब वो कूड़े के ऊपर, क्योंकि उन्हें वहां पे डेड बॉडीज मिलती हैं, ये जो है ये उन डेड बॉडीज को खाते हैं, ये दे डोंट हंट एंड ईट, दे ईट द डेड बॉडीज, ठीक है। ये वही पॉइंट है कि देयर वुड बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन ऑल्सो कॉज वेरियस डिजीजेस, ये भी हमें पता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इफ गुड देन ऑल्सो बैड इज ऑल्सो प्रेजेंट। We observe that paper and cloth are biodegradable. Bio means living. These materials can be broken down. हमने microorganisms का action पढ़ा ना, they can be broken down into simpler substances. So if they can be broken down into simpler substances, which simply means that these are called biodegradable substances. Paper, cloth, jute, whatever. Plastic is a non-biodegradable substance, that is, it cannot be broken down into simpler substances. Plastic and any others affect the environment adversely. Their accumulation in the sewerage system leads into blocking of drains. Burning of plastic leads to air pollution. We should not to use plastic bags. We should not use plastic bags. Okay. देखो अगर एक ड्रेन है, यहाँ पे एक ड्रेन है, उसके पैसेज पे एक पॉलिथीन अटक जाती है, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट वाटर का इधर जाएगा, है ना। अब ये जो प्लास्टिक है ये यहाँ पे अटक गया, तो इसे जब तक हम साफ नहीं करेंगे
हटाएंगे नहीं, वो यहीं अटका रहेगा। वेयर एज इवन इफ इन दिस सेम ड्रेन सपोज देयर इज एनी बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल पील, इसके ऊपर से पानी जाता जाए, अब क्या होगा, वो एक दो दिन के लिए तो अफेक्ट करेगा, बट जब उसके ऊपर पानी लगेगा वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देगा, और क्या होगा यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली पानी के साथ बह जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। इन सम सिटीज अ ट्विन बिन सिस्टम, ये आप रीड करोगे जिसमें यहाँ पे बताया जाता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। तो जी इसका एडवांटेज यही है कि जो बायोडिग्रेडेबल है उनकी कंपोस्ट बन जाए, खाद बन जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिसाइकल करके रीयूज कर लिया जाए। खाद क्या होती है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट द वेस्ट, ठीक है, टू एंड डिस्पोज देम इन एनवायरनमेंट इन अ फ्रेंडली वे, बट ये हमारा काम नहीं है, ये काम कौन करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस करती है, मे बी हमारी एमसीडी है, जो भी है हमारे यहाँ, वो इस चीज को करता है। The kitchen waste can be put in a pit dug in the garden, which then covered with soil and dry leaves. किचन का जो वेस्ट है, किचन वेस्ट doesn't mean दूध की थैलियां, it means vegetable peels and all the biodegradable. This waste in the pit acted upon microorganisms get converted into useful compost, मतलब खाद. This compost can be used for growing healthy plants in the fields and gardens. In order to hasten matlab fasten the process of compost making, a variety of earthworms called red worms can be mixed with the kitchen waste. They convert into compost very fast. The process of forming compost with the help of various worms, usually red worms, white worms, and other earthworms, is called vermicomposting. Vermicompost is an excellent nutrient-rich organic fertilizer and soil conditioner. देखो जी, nutrition rich organic fertilizer and soil conditioner, मतलब प्लांट्स को कंडीशन करने के लिए, प्लांट्स के वेलबींग के लिए ये चीज है। देन सेकेंडली, अगर हम इसके प्रोसेस को जल्दी करने के लिए इसके अंदर रेड वर्म्स को ऐड कर देते हैं, रेड वर्म्स ये आपको दिख रहे होंगे, रेड वर्म्स, इन्हें हम ऐड कर देते हैं और किसी भी अर्थ वर्म को, तो वो जल्दी हेल्प करता है। और इस वर्म के साथ को कंपोस्ट बनाने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इट मे बी डन लाइक दिस, मे बी इन अ पिट, आप थोड़े से सैंपल्स ऑफ वर्म्स लाके डाल दो, वो अपने आप ग्रो भी हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, दे ईट अप द सब्सटेंस एंड एमिट इट आउट as it was by consuming nutrients and breaking it down by their own body system. खाना खाया और वहीं की वहीं निकाल दिया, अपने लिए जो चाहिए था वो निकाल लिया, और जो इनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है, वो उसको ब्रेक डाउन यूजुअली कर लेता है, वो भी तो उसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेगा ना। तो एनी एनिमल जो वो खाता है, जो वो एक्सक्रीट करता है, उसका वो जो एक्सक्रीट करता है, दैट्स अ सिंपलर वर्जन ऑफ व्हाट ही हैज ईटन। मे बी उसमें से उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए अपने लिए, बट बाकी तो उसने यूं की यूं एक्सक्रीट आउट कर दिए। यही रेडवर्म करता है, बट ये कंटिन्यूअसली करता रहता है। तो जो ये एक्सक्रीशन करता रहता है वो जो है काफी सिंपलर होती है। देन मे बी इन द सेकेंड राउंड और द थर्ड राउंड इट ईट्स द सेम, सिंप्लीफाई इट मोर। तो क्या होता है, ऐसे जल्दी खाद बनती है, ठीक है। दिस पार्ट इज क्लियर, आई थिंक सो। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर द बायोटिक पार्ट। So please like, share and subscribe to your very own channel Edu Devta. मैंने आपको बताया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। और इसमें मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई और बुक है रादर देन दिस बुक विच आई एम यूजिंग, ये डीएवी मैनेजमेंट कमेटी की बुक्स हैं, if you don't have these books, then you simply use your own textbook. The concepts are more or less same. तो बायोटिक से आप रिलेट कर पाएंगे, एक बार ये अपनी बुक से रीड करना है। एनी डाउट्स फील फ्री टू पुट इन द कमेंट सेक्शन. I hope you will be able to do that. You like, share and subscribe to EduDevta. सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।